स्टूडेंट, वेलकम बैक सर कासिम पावर ऑफ बायोलॉजी के साथ एक मर्तबा फिर एक नए टॉपिक एनवायरमेंटल इशू है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ज़मानों से हम पढ़ रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। इंशाअल्लाह आज आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, मैं आपको इंतहाई सिंपल मीनिंग इनकी करवाता हूँ और बहुत ही सिंपल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करता हूँ विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपली ये आपके साथ सन है, इनसे शुआएं आती है, ठीक है ना, और ये जमीन पर पड़ती है। ये हमारे साथ जमीन है, सोलर सिस्टम का तीसरा प्लेनेट जिसको हम अर्थ कहते हैं। इस जमीन पर पौधे भी है, इंसान भी है, ठीक है ना। ये शुआएं जब वहां से आती है और 1% तो ये प्लांट इसको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99% वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी ये वो लेयर है जो 10 किलोमीटर से शुरू हो जाता है 50 किलोमीटर तक, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस एक लेयर बनाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जमीन से दोबारा वापस जब रेडिएशन एटमॉस्फेयर की तरफ चल बेक जाना शुरू कर देते हैं, वो नहीं जाते और दोबारा अर्थ में वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन गर्म हो जाती है। इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। याद रखिए, ये ग्रीन हाउस यहाँ पर मतलब है जमीन कि जमीन पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, यानी अर्थ इफेक्ट हो रहा है। अब ये अर्थ किस तरह इफेक्ट हो रहा है? इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमीन का ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब डिफिनीशन की तरफ आ जाए। द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन अब्सॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ये सन जब शुआओं को रिलीज करते हैं, इन शुआओं को जमीन से वापस जाने के बाद जब वो वापस दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, NH2 है, CH4 है, CFC3 है, क्लोरोफ्लोरोटेट्राकार्बन है, ये गैसेस, इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये उन शुआओं को, उन रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं और दोबारा एटमॉस्फेयर में जाने से रोक देते हैं। and not reflected back into space, यानी हवा में नहीं छोड़ते, एटमॉस्फेयर में उसको नहीं छोड़ते। तो इस वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। याद रखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस है, NH2 है, CH4 है, CFC3 है। ये इन गैसेस का क्या डिफिनेशन है? Those gases which prevent heat to escape out from them, यानी वो गैसेस जो स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर बना लेते हैं और रेडिएशन को दोबारा एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं, उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये कहां से आते हैं? अब ये जी हजरत इंसान जो जमीन पर है, ठीक है ना, 7 अरब इंसान इस वक्त सोलर सिस्टम के इस तीसरे प्लेनेट अर्थ पर मौजूद है। ये अर्थ हमारा होम है, इसको होम ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है, एनिमल भी, लाइफ भी कहा जाता है। तो ये ह्यूमन मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज के जरिए इस जमीन पर ग्रीन हाउसेस के कुछ वजूहात है। सबसे पहले हम बर्निंग करते हैं, जलना करते हैं मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज में, मुख्तलिफ किस्म के ईंट के भट्टियों में, यानी वहां पर बर्निंग होती है। इस बर्निंग से एक गैस निकलता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में जमा होता है। एक दूसरा, फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के बाद इनसे गैस निकलता है NH2। दूसरा, तीसरा, फ्यूल को, यानी मुख्तलिफ किस्म के ईंधन, पेट्रोल, डीजल और मुबलेल, मिट्टी का तेल और या कुदरती गैस, इनको हम जब इस्तेमाल करते हैं बतौर ईंधन, गाड़ियों को चलाते हैं
या घरों में खाना पकाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो व्हीकल है, इन सब से इनके लिए हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये CH4 ये भी ऊपर चला जाता है। और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, इनसे भी एक गैस निकलता है जिसको हम कहते हैं CFC3। गर्मियों में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये गैसेस हवा में जाकर एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का क्या है, लेयर है। तो मसला क्या होता है कि जब शुआएं ऊपर से आती है, नीचे जमीन से दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम इसको देखते हैं, काजेस भी हमें पता चल गया, ग्रीन हाउस गैसेस का डिफिनीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है कि जमीन पर इसका क्या क्या असरात होंगे। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक जगह पर नहीं होगा, सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं, राइज या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो सारी दुनिया में ये ग्लोबल कहते हैं सारी दुनिया को, सारी दुनिया के अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक, तकरीबन 1.5 तक, जिसकी वजह से फिर क्या होगा जी, इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट स्पीशी, जंगलात में, जंगल में जो जानवर रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब स्पीशी के क्या डिफिनीशन है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which have capability of successful interbreeding, and successful interbreeding is called species। तो फॉरेस्ट में जो स्पीशी है उस पर भी असरअंदाज होती है, उसकी लाइफ भी इफेक्ट होगी। साइल इरोशन, आपको पता है कि जमीन का साइल का जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है ना, वो काफी जरखेज होता है। जब उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, यानी जब सैलाब आ जाते हैं तो पानी इस जरखेज लेयर को अपने साथ ले जाते हैं, रिमूव करते हैं इस फर्टाइल लेयर को, तो फिर हम कहते हैं कि साइल एरोजन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, क्रॉप या दूसरे प्लांट की जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो कम हो जाता है। तो साइल एरोजन का सबब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जी। थ्रेट टू इक्विटिक लाइफ, न सिर्फ खुश्की पर बल्कि रोई जमीन पर 70% जो वाटर है जिसमें इक्विटिक लाइफ है, यानी खुश्की से ज्यादा इक्विटिक लाइफ मौजूद है, एनिमल्स है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोजोन से लेकर क्लास मेमल तक तमाम हर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म वाटर में मौजूद है। इन सब के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, खतरा है, ठीक है ना। नेचुरल डिजास्टर आएंगे, तूफान आएंगे समंदर में, और इसके अलावा सुनामी आएंगे, इसके अलावा जलजले भी आएंगे। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से इक्विटिक लाइफ भी काफी मुतासिर होगी। राइज इन सी लेवल, अब सतह समंदर पर, साहिल समंदर पर, मुख्तलिफ किस्म के साहिल समंदरों के जजीरों पर लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल समंदर में ग्रीन हाउस की वजह से ऊपर आ जाता है, और जो आबादियां वहां पर जो कास्टल एरिया में होते हैं वो दब जाते हैं, वो अंदर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट एंड प्रेसिपिटेशन, आबो हवा, गर्मी में आपको सर्दी लगेगी, सर्दी में आपको गर्मी लगेगी, और प्रेसिपिटेशन, कभी बर्फबारी शुरू होगी, कभी तेज बारिश होगा, कभी झालाबारी होगी। तो मुख्तलिफ किस्म की प्रेसिपिटेशन, जब ये वाटर वेपर कूल हो जाते हैं ऊपर से, कभी पानी की शक्ल में आएंगे, कभी आइस की शक्ल में आएंगे, कभी स्नो की शक्ल में आएंगे, तो ये भी वेरिएशन होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट का। मेल्टिंग ऑफ आइस इन ग्लेशियर, जो बड़े बड़े बर्फ के तोदे हैं जिसको हम ग्लेशियर कहा जाता है, और ये पहाड़ों पर सर्दियों में जम जाते हैं, वो इस राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से, जब जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो मेल्टिंग शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं, जलजले भी आ जाते हैं, फ्लूडिंग, सैलाबों की भी बहुत ज्यादा फिर खतरात होते हैं। आपने रिसेंटली पाकिस्तान में कितना बड़ा सैलाब आया था, और अभी रिसेंटली तुर्की, शाम और मुख्तलिफ ममालिक में अल्लाह आफियत का मामला करे, अर्थक्वेक यानी जलजले भी शुरू हो चुके हैं। तो ये सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या है, हार्मफुल इफेक्ट है। और हमें करना ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को
ऐसी रिसोर्स को हम तलाश करें कि इनको हम कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का थिक लेयर स्ट्रेटोस्फीयर पे न बने और दोबारा जमीन से रेडिएशन एटमॉस्फेयर में आसानी के साथ पहुंचे, तो फिर इस तरह के खतरात नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा और ये चीजें सोर्स ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम इसी तरह बढ़ते में इजाफा करेंगे, तो ग्रीन हाउस गैसेस इससे भी ज्यादा बनेंगे और इससे भी ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर खतरनाक हद तक भी जा सकता है। तो आप बहुत ज्यादा, ये एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल इशू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरी इन्वायरमेंटल इशू जिसको ओजोन डिप्लेशन या ओजोन लेयर, उस पर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपने अभी तक सर कासिम के इस चैनल पावर ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।